तो हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th प्री बोर्ड 2025-26 का जो विज्ञान का पेपर है। इसको ये ऑफिशियल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा आया है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए चलते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में बताइए। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर है, सेम है सब कुछ यार। आप टिक खाली नीचे लगा दीजिए, इतना सा अंतर है, ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। आपको बताना है कि कौन सा दर्पण होगा। ऑप्शंस हैं केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो आपको बता दें इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। ऑप्शंस हैं जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। इसमें जो आपको टिक है ये बच्चे के टिक है, पेपर दे करके बच्चे आए हैं और उनका पेपर हम यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड के द्वारा आया हुआ है। तो आपको बता देते हैं जो हमारा सेकंड है इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चे ने टिक किया है। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद में हमें थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट रेशियो 10 वॉट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आपको बता दें इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 वॉट। इसी के साथ पांचवा प्रश्न हमको क्या दिया गया है, कहते हैं विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा को नापने के लिए हम आमीटर का यूज करते हैं। इसी के साथ में हम चलते अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ऑप्शंस हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो आपको बता दें छठे का सही जवाब है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही बच्चे ने भी टिक कर रखा है और आप भी पेपर में बिल्कुल सही ही करके आइएगा। सेवेंथ हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको पता है 25 सेंटीमीटर हो जाती है। इसी के साथ में सेक्शन ए हो चुका है। चलते हैं हम अपने सेक्शन 2 की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पहला ही क्वेश्चन है जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच। तो आपको पता है 7 होता है। एक हमारी पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 6 तक हमारे अम्ल, 7 हमारा क्या होता है उदासीन होता है और 8 से लेके 14 तक हमारे क्या होते हैं क्षार पाए जाते हैं। इसी के साथ में हमारा 9वां प्रश्न हमको दिया हुआ है, क्या दिया गया है, कहते हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। पहले रिएक्शन क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। तो ये आपकी क्या है, मग अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूँ 9th का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तो इसी के साथ में 10वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब है यूरिया। सबसे पहले हमने यूरिया बनाया था। इसके बाद में 11वां प्रश्न क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शंस हैं CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, C2H4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। इसके साथ में हमको 12वां प्रश्न दिया गया है, क्या है हमारे पास में, सिनाबार का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ऑप्शंस हैं HGS, HGO, CuFeS2, CuO3। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा 12वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ में 13वां प्रश्न क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसका सही जवाब है 4। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। इसी के साथ चलते हैं 14वें प्रश्न के लिए। तो 14वां प्रश्न हमारे पास में क्या है, ठीक है, पहला जो था वो फिजिक्स था, दूसरा केमिस्ट्री था, तीसरा बायोलॉजी आपका आ गया है।
सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन है पादप में, जंतुओं में, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाता है। 15वां हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, 15वें में कहते हैं पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शंस हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, इनमें से सभी। तो आपको बता दें 15वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर हो जाता है। इसी के साथ में हमको 16वां प्रश्न दिया गया है। क्या कहते हैं 16वें प्रश्न के अंदर, चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हुआ है इतनी देर में, मैंने देखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं शुक्राशय में, वृषण कोश में, शुक्रवाहिनी में, वृषण में। तो आपको बता देते हैं 17वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी एक बच्चे ने गलत कर दिया है। इसके बाद में 18वां प्रश्न हमारे पास में क्या दिया है, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं अपनी माता से, अपनी पिता से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। इसी के साथ में 19वां हमको क्या दिया गया है, कहते हैं 19वें में निम्न में से कौन एक उत्पादक है। ऑप्शंस जीवाणु, हरे पौधे, कवक, इनमें से सभी। तो हरे पौधे ही इकलौते ऐसे हैं जो उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद में 20वां प्रश्न क्या दिया गया है कि वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शंस हैं एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन। तो आपको बता दें 20 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसी के साथ में सारे बहुविकल्पी हमने समाप्त कर लिए। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव में पहला पार्ट हमको क्या दिया गया है, फिजिक्स से दिया गया है। एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4.0 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5.0 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -4.95 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -4.95 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी के साथ में हमें यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया है, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आपको बता दें इसका आवर्धन जो है वो हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण हमको देने हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण बहुत ही आसान है, आपको भी पता है। पहला क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना। पहला क्या हो जाता है, आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, तो ये 2 आंसर हमारे हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को गुजरने पर किस रंग का चलित होता है। तो आपको पता है बैगनी। ठीक है, क्या है इसका जवाब, बैगनी इसका हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो वॉयलेट हमारा हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, कहते हैं समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले का, ठीक है, पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे का कितना होगा। तो आपको बता दें कि जो थर्ड है, थर्ड का पहला जो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 2 ओम। अगले क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हमारा होता है ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है, ओम मीटर हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, ओम को इस तरीके से और मीटर को इस तरीके से दिखाते हैं। इसी के साथ चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न यहाँ पे हमें क्या दिया है, कहते हैं पहला पार्ट है घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। पहला है भू संपर्क तार, इनको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, भू संपर्क तार होता है, ठीक है, इसको
सुरक्षा तार के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी उपकरण की धातु के आवरण को जमीन से जोड़ने में करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा जो सामान है वो जल्दी खराब नहीं होता, जो एक्स्ट्रा करंट है वो जमीन के नीचे चला जाता है। और इसका बेसिकली अगर मैं कलर की बात करूं तो ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। ये का हो जाएगा। खा में उदासीन तार आता है। उदासीन तार को न्यूट्रल कहते हैं, परिपथ को पूरा करने का काम होता है इसका। इससे क्या होता है, उपकरण से स्रोत तक धारा जो है वापस जाने का मार्ग बनाती है। इसके रंग की बात करें तो मेनली ये क्या होता है हमारे पास में, काले रंग का होता है या हल्के नीले रंग का होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसी के सेकंड हमको क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो मुख्यतः 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, तार की लंबाई, ठीक है। पहला क्या है, चालक तार की जो लंबाई है उस पे, ठीक है। दूसरा किस पे निर्भर करता है, तो आपको बता दें कि अनुप्रस्थ काट पे, चालक के अनुप्रस्थ काट पे, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास में क्या आ जाता है कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है। और वहीं चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, तापमान, ठीक है, कि कितने टेम्परेचर तक वो क्या कर सकता है, हीट सहन कर सकता है। तो ये हो जाता है हमारा जवाब। इसी के साथ में अथवा करके एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है। तो चित्र आप पेपर में अपनी बुक में देख सकते हैं आसानी से। और फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, अंगूठे का नियम भी आपने बुक में देखिए, वहां पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो इसी के साथ में फिजिक्स पोर्शन समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने भाग नंबर 2 पे, यानी कि जो कि हमारा केमिस्ट्री से यानी रसायन शास्त्र से आता है। तो यहाँ पे क्या है, आईपीएसी नेम बताना है। तो पहला जो है C3H7CHO, तो इसका जो आईपीएसी नेम है वो आपका ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनल हो जाएगा। ये बच्चे का गलत है। सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो दिया है इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ओन लिखेंगे, ठीक है। एक चीज बता दें, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम पूछेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, एसीटोन इसको हम कहते हैं। इसके बाद क्या है, CH3 CH2 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 OH, इसका नाम क्या होगा, तो इसको कहेंगे हेक्सेन 1 ऑल। क्या कहेंगे, हेक्सेन 1 ऑल कहेंगे। OH है ना तो ऑल लगेगा पीछे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, याद रखिएगा। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, चाहे जिधर से करिए सेम है। तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूट 2 आइन कहेंगे, ठीक है, ब्यूट 2 आइन कहेंगे। तो ये इसके आईपीएसी नेम हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कॉमा कारण देते हुए लिखिए। तो सबसे पहले बात करें ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो उपचयित होता है जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, अपचायक, वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीकृत होता है, इसके परिणाम स्वरूप दूसरा पदार्थ जो है वो हमारा अपचयित होता है। तो सीधे सीधे बताएं, यहाँ पे में क्या है, Cu++ है, Zn है, तो यहाँ पे Cu2+ लिख देंगे। इसको शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं Cu2+। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीकारक है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीकारक हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास Zn है, तो Zn हमारा यहाँ क्या हो जाता है, Zn हमारा यहाँ पे हो जाएगा अपचायक, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ऐसा क्यों, Cu2+ हो रहा है, तो Cu क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे अपचायक मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाता है। तो यही चीज है, थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी के साथ 7th हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। कहते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो पहला क्या है, मरकरी ऑक्साइड को ऊष्मा दिया हमने, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, तो मरकरी को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन। रिएक्शन की बात करें तो 2HgO+
हम सॉरी हीट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया 2Hg प्लस O2 हो जाएगा। सेकंड क्या है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम है, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे अगर हम करेंगे तो पूरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, मैं लिख करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये Fe2O3 है प्लस हमारे पास क्या है 2Al है, जब करेंगे तो Al2O3 हो जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा 2Fe, मतलब आयरन बच जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा यहाँ पे बन जाएगा। फिर क्या है, जिंक कार्बोनेट को हमने जब किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो रिएक्शन क्या है ZnCO3 है हमारे पास गिब्स, तो यहाँ से ZnO होगा और प्लस क्या हो जाएगा CO2, तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिएगा। इसी के साथ में अथवा में हमें दिया है साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और प्रतिस्थापन। तो साबुनीकरण बता दें, साबुनीकरण एक विशेष परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जब एस्टर को जल के साथ में अपचयन कराते हैं तब जाकर के हमारा साबुन निर्माण होता है, मिसेल प्रोसेस कहते हैं, उसी को यहाँ पे लिखना है। हाइड्रोजनीकरण हमारा क्या होता है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, तत्वों का एक दूसरे में अदला बदली यानी आदान प्रदान करते हैं। तो ये चीज है, थोड़ा डिटेल में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने सेक्शन सी की तरफ जो कि हमारा बायोलॉजी से आता है। तो यहाँ पे पहला क्या, विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका आखिरी बायोलॉजी का जो चैप्टर है उससे दिया गया है, बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कि नर में XY क्रोमोसोम होते हैं, मादा में आपके क्या होते हैं XX क्रोमोसोम होते हैं, XY मिलेगा तो लड़का, XX मिलेगा तो लड़की। तो वही चीजें यहाँ पे आपको क्या करनी है, डिटेल में लिख देनी है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है पोषीय स्तर की बात आती है, ठीक है, और साइटोकाइनिन की बात आती है, तो डिटेल में आप बता दीजिएगा। इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन करिए और पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये हो जाता है आपका साइंस का पेपर। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको बता दी। जितने बच्चों का कल पेपर है ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और आ करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हमको मैसेज जरूर करिएगा कि आपके पेपर कैसे गए। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और सब्जेक्ट के पेपर के साथ। अगला कौन सा पेपर आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तैयारी करते रहें और बहुत अच्छे से कल का पेपर दे करके आएं।